आज हम शुरू करते हैं पादपों में पोषण का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था भोजन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, पोषण के बारे में और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। और उस दिन हमारी बात हुई थी, क्या कोई ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों का रंग हरा नहीं होता है, या कोई ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते ही नहीं होते हैं, या किसी और रंग के पौधे होते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे कि पादपों के अन्य भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पत्तियों के अलावा पौधों के जो दूसरे भाग होते हैं हरे रंग के, जैसे कि तने और हरी शाखाएं, उनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि मृस्थलीय पौधों के अंदर पत्ते कम क्यों पाए जाते हैं, क्यों कांटे ज्यादा पाए जाते हैं। इन पौधों के तने हरे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आपने गीली जगह पर जहाँ पानी ठहरा रहता है वहां पे कुछ काई जैसी चीज जमी हुई देखी होगी। आपको मैं बताऊं, वो काई जैसी चीज भी जीव होते हैं, पौधे होते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी जड़ें नहीं होती, क्योंकि इनका हरा रंग है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। पौधों के अलावा शैवाल ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ये ताकत है कि वो प्रकाश संश्लेषण कर कर अपना भोजन स्वयं बना सके। शैवाल के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिटेल में या विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधे बनाते हैं। जैसा कि सारे के सारे पौधों से हमें सारे पोषक तत्व नहीं मिलते, लेकिन सारे पोषक तत्व हमें पौधों से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमें पौधों से मिलते हैं, किसी न किसी खाद्य पदार्थ में कोई न कोई पोषक तत्व होता है और हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। प्रोटीन के अंदर इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। तो पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? मिट्टी से। वैसे तो अपने वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पड़ता है, नाइट्रोजन के कुछ अवयव बनाने पड़ते हैं जिनको कि पौधे मिट्टी से जड़ों के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रोटीन बनाते हैं पौधे, और नाइट्रोजन जो पौधों को मिट्टी से प्राप्त होती है। बहुत सारे खनिज लवण भी ऐसे हैं जो पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं, और हमें वो खनिज लवण फिर खाद्य पदार्थों, ऐसे खाद्य पदार्थ जो पौधों से मिलते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। अब तक हमने देखा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधों के पास एक वरदान है, एक शक्ति है कि वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा को भोजन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जो बाकी जीवों के पास नहीं है। लेकिन क्या पादपों में पोषण की कोई और विधि भी है? अर्थात क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? क्या वो अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रह सकते हैं? तो बिल्कुल रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियां। सबसे पहले आता है परजीवी। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, और इस कारण वो दूसरे जीवों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर रहता है, इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण अमरबेल है। अमरबेल आपने देखी होगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं अमरबेल दिखाऊंगा। ये धागे जैसी संरचना होती है, येलो कलर, पीला रंग होता है इसका, जो पेड़ों के ऊपर धागों की तरह लटकी रहती है। आपने देखा होगा, आपको ध्यान नहीं होगा। अभी आप देखना, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगा। तो जो अमरबेल है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, क्योंकि उसका रंग हरा नहीं है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, तो उसे भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और यह जिस पेड़ के ऊपर निर्भर रहती है उस पेड़ को नुकसान पहुंचाती है, उस पेड़ को मार ही देती है, क्योंकि सारा पोषण यह ले जाती है और उस पेड़ के लिए पोषण नहीं बचता। उसके बाद कीट भक्षी पादप, कीट मतलब कीड़े मकोड़े,
और भक्ष्य मतलब खाने वाले, पादप, ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं। सोच के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई पौधा हो सकता है। जी हाँ, ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। तो कुछ एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मक्खा जाली और एक घटपर्णी, इसको पिचर पादप बोलते हैं। इसके दो, घटपर्णी मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर घड़े जैसी एक संरचना होती है, उन सबको पिचर पादप या घटपर्णी बोलते हैं। सरसेनिया व नेपेंथिस ये प्रकार है, ये पौधों के नाम हैं जो कि घटपर्णी होते हैं। इसके अलावा एक और होता है विनस फ्लाई ट्रैप, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे एक पौधा कीड़ों को या जीवों को खा सकता है। अब हम देखते हैं अमरबेल। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो पीले कलर के, पीले रंग के जो धागे लिपटे हुए हैं, ये अमरबेल है। क्योंकि ये हरे रंग की नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, तो यह अपना भोजन जिस पेड़ के ऊपर ये लिपटी हुई है उस पेड़ से प्राप्त करेगी। इसके बाद ये देखिए, ये पौधा है विनस फ्लाई ट्रैप। जैसे ही कोई जीव इसके अंदर आता है, इसकी पंखड़ियों के अंदर, इसको पता चल जाता है और ये पंखड़ियां बंद हो जाती है। वो जीव, जैसे ये मक्खी थी यहाँ पर, इसके अंदर फंस जाती है। फिर ये कुछ ऐसे रसायन छोड़ता है और इस जीव को गला देता है, पिघला देता है या अपने अंदर मिला लेता है, और फिर उस रसायन को या उस घोल को यह ग्रहण कर लेता है। अगर आपने देखी हो तो इस पौधे का, विनस फ्लाई ट्रैप है ये पौधा, इसका रंग हरा है। अगर रंग हरा है तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कर सकता है। तो क्या कारण है कि इसको दूसरे जीवों को खाने की जरूरत पड़ी? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? थोड़ी देर सोचिए और मुझे बताइए। अब मैं बताता हूँ इनको जीवों को खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, लेकिन इनको सभी पोषण नहीं मिल पाते, तो वो कुछ पोषक तत्व ये ऐसे जीवों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये कीटों को खाते हैं। पादपों में पोषण की अगली विधि है मृतजीवी। मृतजीवी वह विधि है जिसके अंदर जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, यानी कि मरे हुए पदार्थों से प्राप्त करता है। जैसे मशरूम, कवक और फंजाई। मशरूम, कवक और फंजाई एक ही तरह के जीव हैं। मशरूम आप जानते होंगे, खुम्बी, या उसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। कवक या फंजाई जिसे हम फंगस बोलते हैं, अगर हमारा खाना कई दिनों तक पड़ा रहे किसी बर्तन के अंदर, तो उसके ऊपर जो सफेद रंग की संरचना उभर जाती है उसे हम फंगस कहते हैं। तो कुछ पौधे अपना भोजन ऐसे भी प्राप्त करते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि ज्यादातर पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। कुछ पौधे अपना भोजन परजीवी पोषण विधि से प्राप्त करते हैं और कुछ पौधे मृतजीवी भी होते हैं। अब बात आती है सहजीवी संबंध की। सहजीवी संबंध, जैसे कि अपने को नाम से ही दिख रहा है, सहजीवी, सह मतलब एक साथ, जीवी मतलब जीना। जब दो या अधिक जीव एक साथ एक दूसरे की सहायता करते हुए जीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध क्या होता है? जब कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ जीव सभी काम अपने आप नहीं कर सकते, या तो अपना भोजन नहीं बना सकते, या वो पोषक तत्व नहीं ले सकते, या उनके पास रहने के लिए आवास नहीं होता है। जब दो जीव मिलकर इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इसका एक उदाहरण होता है लाइकेन। लाइकेन दो जीवों के एक समूह को कहा जाता है। इसमें दो जीव भागीदार होते हैं, एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। लाइकेन में एक जीव होता है शैवाल। शैवाल हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है तो यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अगर कोई वस्तु हरे रंग की है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपना भोजन बना सकती है। अगर यह हरा रंग क्लोरोफिल के कारण है, उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है, तो वह हरा जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि इसकी जड़ें नहीं होती। अब जड़ें नहीं होती है तो ये पानी व अन्य पोषक तत्व तो नहीं ले सकता, कहीं रह नहीं सकता। तो इसको रहने की जगह, आवास
पानी और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है कवक। तो ये दोनों साथ मिलकर रहते हैं, इन दोनों को लाइकेन कहा जाता है और यह सहजीवी संबंध है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ चुके हैं कवक और शैवाल में सहजीवी संबंध, और इन दोनों के संबंध को हम लाइकेन कहते हैं। दूसरा होता है फलीदार पौधों की जड़ों में जीवाणु। राइजोबियम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राइजोबियम एक जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। इनकी जड़ों में कुछ गांठें सी होती है, ये देखिए आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये जो अभी आपने चना है, हरे छोले आपने भी खाए होंगे, जो हरे चने होते हैं, उसकी उस पौधे की जड़ है। इस जड़ के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी गांठें दिख रही होंगी। इन गांठों के अंदर रहता है राइजोबियम। क्यों रहता है? क्योंकि राइजोबियम अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकता, उसको रहने की जगह चाहिए। तो फलीदार पौधे राइजोबियम नाम के जीवाणु को रहने की जगह देते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं। बदले में राइजोबियम क्या करता है, यह जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन घुली होती है उसका स्थिरीकरण करके उसको इस लायक बनाता है कि पौधे उसे ग्रहण कर सकें। तो यह दोनों के लिए फायदे का सौदा है। तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मृदा के बारे में। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति और राइजोबियम, इन दोनों का क्या लेना देना है। मृदा के अंदर पोषक तत्व होते हैं और जब पौधे उगते हैं तो वो मृदा से पोषक तत्व लेते रहते हैं। तो कुछ समय बाद इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इन पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? तो ये पुनः पूर्ति होती है फंगस द्वारा, मृत जीवियों द्वारा। मृत जीवी जब गले सड़े पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको वो पोषकों में परिवर्तित कर देते हैं, सरल घटकों में तोड़ देते हैं जिन्हें पौधे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ चुके हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसी कारण अगर हम फलीदार पौधे जैसे कि दालें, सारी दालें जो हैं वो फलीदार होती हैं, सोयाबीन या चना, इन सबको की फसल लगाते हैं तो उस खेत के अंदर, उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं रहती। पौधों के लिए नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति सहजीवी संबंध के द्वारा होती है। तो ये हमने पढ़ा पादपों में पोषण। अब बात आती है मूल्यांकन की। आप इसको पाठ को सबको पढ़ने के बाद ध्यान से इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसको एक बार थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, इनको आप रफ कॉपी में भी लिख लीजिए। बाद में वीडियो को चाहे दोबारा देखकर, अगर आपके पास बुक है तो उसमें से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, वह अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। जब आप विद्यालय आएंगे तो इन सब का मूल्यांकन किया जाएगा।